हेलो डियर ऑल, चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज का विषय है कि कहीं दलित लीडरशिप नेगेटिव फोर्स का शिकार तो नहीं हो गई है। दलित लीडरशिप जब मैं कहता हूं तो इसका अर्थ सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, एमपी एमएलए ही नहीं, बल्कि दलित इंटेलेक्चुअल्स ये भी विचार के लीडर होते हैं, मिशनरीज, एक्टिविस्ट्स, ये सारे लोग। और जिस तरह की ओपिनियन दलित लीडरशिप पैदा करती है तो उसका असर इंटायर दलित मिडिल क्लास पर पड़ता है और दलित मिडिल क्लास की चेतना पुनः धीरे धीरे आम दलित समाज के बीच लीक होकर जाती है। तो आज एक सच है जिसे हमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सच ये है कि स्कॉलरशिप और फ्रीशिप जो 1950 में सबको मिल जाते थे जब भारत बहुत गरीब था, आज वो नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह से पब्लिक सेक्टर पहले खड़े किए गए, आज पब्लिक सेक्टर कमज़ोर हो रहे हैं। सरकारी नौकरियों में एडहॉक पर या कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्तियां हो रही हैं, यानी कि जो दलित मिडिल क्लास खड़ा हो रहा था उस पर अब रोक लग गई है और धीरे धीरे वह सिमटता जा रहा है। दलित नौजवानों का, दलितों की अगली पीढ़ी का क्या होगा, इसका स्पष्ट उत्तर किसी के पास नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दलित समाज किसी नेगेटिव सोशल फोर्स के झंझावट में या जाल में तो नहीं फंस गया है। मैं, जो मुझे जानते हैं, मेरे करीबी हैं, उन्हें ये मालूम है कि जब मैं कोई विचार व्यक्त करता हूँ उसके पहले मैं तमाम दोस्तों से बातें करता हूँ, यहाँ तक कि रिसर्च भी जब करता हूँ, जब गांव से वापस आता हूँ या लाइब्रेरी से वापस आता हूँ तो कुछ मित्रों के साथ शेयर करता हूँ खुद को चेक करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई भारी मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने अपने प्रिय मित्र राहुल नागपाल से फ़ोन पर आज सुबह मैंने बात की है। मैंने कहा है उनको कि आप ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में आपको कुछ आइडिया है? उनका कहना था यस, उत्तर प्रदेश में फॉर इंस्टेंस एमएलसी में कुछ ग्रेजुएट सीटें हैं, यानी कि जो ग्रेजुएट होते हैं या बीए या बीएससी होते हैं या बीटेक, वो अपना रजिस्ट्रेशन कहीं करा लें तो वो भी वोट देकर अपना एक एमएलसी चुनते हैं। तो हमने कहा अगर इसी तरह से हम 1 करोड़ दलितों की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार करें जिसमें 1 करोड़ दलित वोटर होंगे और उसमें 2 दलित कैंडिडेट हैं जिनको, जो इलेक्शन में एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, और इनमें से एक को एमपी चुनना है या एमएलए चुनना है। पार्लियामेंट उन्हें मान लेगी कि दलितों के चुने हुए ये लीडर हैं। एक दलित लीडर का मैनिफेस्टो ये है कि वह यदि चुनाव जीतते हैं तो जो दलित नीट पास करते हैं, जो दलित कैंडिडेट नीट पास करते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए
वो क्वालिफाइड हैं लेकिन उनके पेरेंट्स के पास 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। ऐसे ही कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो कोई एक दलित कैंडिडेट जो ये कहता है कि हम इसमें जब जीतेंगे तो सरकार की तरफ से ये फी जाएगी, और गांधी जी को इस देश ने वादा किया था, अंबेडकर को वादा किया था कि हम जाति विमुक्त भारत बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पूरा देश वादा किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कि हम एक कास्ट न्यूट्रल समाज बनाएंगे, दलितों को मुख्य धारा के बराबर लाएंगे। इसलिए जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए एथराइज्ड हैं लेकिन पैसे की कमी से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग बीटेक वगैरह कर रहे हैं, उनको वजीफा नहीं मिला, ये हम फिर से वापस पुराना ज़माना लाएंगे और सबको फ्री शिप और हॉस्टल फी सब कुछ फ्री हो जाएगा। एक कैंडिडेट की यह घोषणा है। दूसरा कैंडिडेट कह रहा है ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं आपको राजपाट दिलाऊंगा अगर मैं चुना गया तो मैंने राहुल नागपाल से पूछा कि आप अपना जजमेंट बताइए, इसमें किसके चुने जाने की संभावना ज़्यादा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं समझी और उन्होंने कहा कि वही जीतेगा जो राजपाट दिलाने का स्वप्न दिखाएगा। इसको मैं नेगेटिव फोर्स के रूप में डिफाइन करता हूँ। नेगेटिव फोर्स एक विज्ञान में भी सिद्धांत है, उसको जो मैथमेटिक्स वगैरह के स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम होगा। तो नेगेटिव फोर्स काम कैसे करती है, मैं एक एग्जाम्पल द्विज समाज का देना चाहता हूँ। द्विज मतलब जो अपर कास्ट हैं तथाकथित या सवर्ण हैं। अभी सरकारी भर्तियों में कमी आ गई है, तो मान लीजिए कि इस कमी की वजह से 2 लाख टीचर्स जो बनने थे प्राइमरी से लेके और डिग्री कॉलेज तक या इंटरमीडिएट तक, 2 लाख टीचर्स की भर्ती आनी थी, वो नहीं आ रही है क्योंकि सरकार इन स्कूलों को डिस्करेज कर रही है। तो इसमें 1 लाख टीचर जो भर्ती हो सकते थे द्विज समाज से, वो भर्ती नहीं हो पाएंगे क्योंकि सरकारी नौकरियों में भर्ती कम कर दी है। तो 50% उनका आरक्षण है, 50% में SC ST OBC सारे लोग शामिल हैं। तो अगर मान लिया जाए एक टीचर की औसत सैलरी 50,000 रुपये है, तो 1 लाख टीचर जो द्विज समाज से बनने थे नहीं बन पा रहे हैं, तो द्विज समाज का प्रति माह 5 अरब रुपए का नुकसान है। और अगर 12 महीने से जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो 60 अरब रुपए अपर कास्ट के समाज का हर साल नुकसान हो रहा है। अगर हम मान लें कि 2 लाख पोजीशंस आनी थी, टीचिंग में नहीं आई, तो 1 लाख उनका है नुकसान हो रहा है, 1 लाख दलित OBC सब लोग मिला के इनका नुकसान हो रहा है। तो फिर भी यस, हमारी 2 लाख की फिगर में करेक्शन हो सकता है, ये गैप नहीं है, यह एक आर्गुमेंट है। तो आज सरकारी नौकरियां कम हैं, लेकिन फिर भी अपर कास्ट या द्विज समाज इससे चिंतित नहीं है। वह बार बार बीजेपी को वोट कर रहा है क्योंकि वह नेगेटिव फोर्स के नियंत्रण में आ चुका है। उसको ऐसा बता दिया गया है या उसने ऐसा कंक्लूड कर लिया है कि बीजेपी सरकार आरक्षण खत्म करेगी, संविधान खत्म करेगी, दलित लोगों को ठिकाने लगाएगी, जाति व्यवस्था को फिर से वापस लाएगी। तो वह अपने फायदे के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि
किसी को गिराने के लिए वोट वो कर रहे हैं और अपने बारे में, अपने हित के बारे में वह चिंता नहीं करते हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की बात है या बिजनेस है, जब भी किसी समाज में नौकरी के माध्यम से या जिस भी माध्यम से पैसा जाता है तो वह समाज में फैलता है। मतलब ब्राह्मण के घर पैसा गया, अगर 1,00,000 ब्राह्मण टीचर हो गए तो ऐसा हो सकता है कि 1,00,000 ब्राह्मणों की कमाई 3,00,000 ब्राह्मण परिवारों तक कुछ न कुछ हद तक पहुँचे। वैसे ही अगर 25,000 दलित टीचर हो गए आरक्षण कोटे से, तो ऐसा हो सकता है कि 75,000 और दलितों को वह फायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में मिले। तो द्विज समाज की बात है, यानी सवर्णों की जहाँ तक बात है, तो जमींदारी उन्मूलन हुआ 1951 में। 1961 में पहला लैंड सीलिंग एक्ट आया, 1972 में दूसरा लैंड सीलिंग एक्ट आया और इसके बाद ज़मीन उनकी धीरे धीरे बिकती गई, क्योंकि शुरू में तो अपनी शानो शौकत में कोई कमी नहीं चाहते थे, तो ज़मीन बेच करके शादियाँ वगैरह करते रहे। उनके पास सबसे सॉलिड इनकम का स्रोत सरकारी नौकरी बची थी, पर फिर भी उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलने का कोई गुमान नहीं है। कुछ इंडिविजुअल्स में हो सकता है, उन्हें तो बस उस दिन की उम्मीद है कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा उसी के साथ साथ, और कुछ हद तक जाति व्यवस्था जिसका विनाश जिस हद तक हुआ है कुछ हद तक रीस्टोर हो जाएगा। यह द्विज समाज का नेगेटिव सोशल फोर्स का ये नियंत्रण है। ठीक उसी के पैरेलल जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप मेरे ऑब्जर्वेशन से असहमत हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे आप सुधार भी सकते हैं। दलित समाज में जो जीतने की संभावना है, जो कह रहा है हम आपको राजपाट देंगे, तो वह आपको नेगेटिव फोर्स के नियंत्रण में ले लिया है। तो जब आप राजपाट करेंगे तो राजपाट थोड़ा अपने ऊपर करेंगे, राजपाट किसी और के ऊपर करेंगे। यानी आपके सामने कोई एक फोर्स है जिसको 15% भी कह सकते हैं, उस पर राज करेंगे। तो यह पॉजिटिव सोच नहीं है, यह नेगेटिव सोच है, यह नेगेटिव फोर्स को पैदा करने वाली सोच है कि हम अब उन पर राज करेंगे। उन्होंने हमारे ऊपर हजारों सालों से राज किया है। इस सोच के चलते, इस डिल्यूजन के चलते वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और यह भूल गया है। हम कभी इस पर डेटा के साथ बात करेंगे कि अगर 10,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं या 5,000 या 1,000 बन रहे हैं डॉक्टर्स सरकारी, तो उसमें से 22.5% दलित और आदिवासी समाज के भी डॉक्टर्स बन रहे हैं। समाज की मुख्य धारा में उस हद तक इंटीग्रेट हो रहे हैं। पर अगर उतना ही 5,000 प्राइवेट सेक्टर में नीट का जो स्कोर के वजह से एडमिशन पा रहे हैं और जिसमें दलितों का आरक्षण नहीं है, और पर अगर कोई दलित स्कोर बनाया है, 225 स्कोर है अगर नीट में, तो संभव है कि उसको कहीं न कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। पर पेरेंट्स के पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, इसलिए वह एडमिशन वहाँ नहीं ले सकता है। तो इस बात को भी दलित अगर इग्नोर कर रहा है और ये कैंडिडेट जो ये वादे कर रहा है वो हार जाएगा, तो मेरी सलाह है कि आप इस बात को मान लीजिए कि दलित समाज एक नेगेटिव सोशल फोर्स के नियंत्रण में
आ चुका है जहां किसी और के ऊपर राज करने की तमन्ना ने उसको अपने सारे अधिकारों को छोड़ देने के लिए या सारे अधिकारों के प्रति विमुख बना देने की एक मानसिकता पैदा की है। अगर यह मानसिकता, यह नेगेटिव फोर्स जारी रही तो इनकी स्थिति ठीक वैसे ही जमींदारों की तरह होगी जिनकी शादियों में, कुछ शादियों में 100 हाथियाँ जाती थीं। 101 हाथी, 101 ऊंट, 101 बैलगाड़ी पर रखा राशन, 101 नाचने वाली, 101 प्रजा। जिन जमींदार खानदानों से इतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, समाज पर इतना उनका इम्पैक्ट था, आज शायद उनके घर से नई पीढ़ी के लोग कांस्टेबल बनने के लिए, थाने में सिपाही बनने के लिए उतावले हैं। वो जो है उसके लिए घूस भी अगर देना हो तो वो देने के लिए शायद तैयार हैं। तो चूँकि वो नेगेटिव सोशल फोर्स लेकर जीते रहे हैं, भले ही खेत बेचना हो लेकिन हाथी और घोड़े आएंगे, भले ही खेत बेचना हो पर घर की स्त्रियां खेत में काम नहीं करेंगी। तो इसके लिए हमारे गांव में एक कहावत है, रस्सी जल गई ऐंठन नहीं टूटी। तो कहीं वही बात अब दलित समाज के ऊपर तो नहीं होने वाली है कि बाबा साहब की पेंशन पर जो समाज जी रहा है, जिस दिन पेंशन खत्म होगी या कम हो जाएगी, इस समाज का सितारा डूब जाएगा। एक राइटर के रूप में, छोटे मोटे चिंतक के रूप में, जब जीवन का मैंने इतना साल 1991 में या 1990 के आखिर में टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरी पहली आर्टिकल छपी थी। मैं जेएनयू का प्रोडक्ट हूँ, मैं थोड़ा बहुत देश विदेश भी घूमा हूँ। तो जब अब तक सारा कुछ हमने दलित समाज के ऊपर लिखने, सोचने, समझने में गुजार दिया है, तो हम यह समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है दलित समाज को सतर्क करने के लिए कि अपने बच्चों को के बारे में सोचिए कि जो नेगेटिव फोर्स के जाल में आप फंस गए हैं तो आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आपको इस नई बहस में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, मित्रों में फॉरवर्ड करिए, और जहाँ कहीं बैठते हों, चाय की दुकान पर या चाय पर या कहीं भी मार्केट में, तो इस पर आप भी चर्चा करें। जय भीम, जय भारत।